नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहा हूँ। कल मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका था, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ये था अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। ठीक है, कहता है कि पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया गया था। ठीक है, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर ने शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचे तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर के मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वनवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज पुर्तगालियों ने स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट को। थॉमस वेस्ट ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद राजा खान, किताब राय,
राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। तो ऑप्शन ए देता है और ये कर रहा है आपका, तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद राजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था उप दीवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिटेल्स इसका है। कहता है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1865 के अनुसार भोगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण ले लिया गया था, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद राजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दे दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837-57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो आयोग ने इसका स्पष्ट कोई आंसर नहीं दिया है। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन है चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ये शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल सम्राट सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कहता है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये था आपका श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोलिन कार्टिस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है 28 नंबर, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे।
ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो पटना से शामिल हुए थे, लेकिन ये हुए थे आरा से। ठीक है, कहाँ से? आरा के जगदीशपुर से। 25 जुलाई 1857 को दानापुर सैनिकों के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोकसभा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए था। ठीक है, उस एग्जाम में इसका पटना माना गया था, जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए था? आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आकार के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत में बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। कहता है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? वो हम लोग को बताना है। तो अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था, नहीं तो और सब कारण थे। कारण क्या था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सब कारण था। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, साहूकार और जमींदार ये लोग भाग नहीं लिए थे। खेतिहर मजदूर और कृषक भाग लिए थे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कोलकाता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है 18 क्वेश्चन कहता है आपका कौन सा कथन सही है? तो कथन ये सही है और सब ये गलत है, ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अप्रभावित भाग के बारे में हम लोग को बता देना है। दानापुर प्रभावित था, पटना भी प्रभावित था, ठीक है, और आरा भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर, सिर्फ इसमें मुंगेर प्रभावित नहीं था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? कारण बता देना है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का जमींदारों की सहभागिता। जमींदारों की सहभागिता तो थी ही, ठीक ना। तो इसमें क्या था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह सफल नहीं हो पाया, ये असफल हो गया यह आंदोलन 1857 के विद्रोह जो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो बता देना है दोनों को, और दोनों सत्य हैं, और ये कारण जो है इसका सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कौन कौन सा प्रांत था? गोरखा, सिख, पंजाबी या उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख या पंजाबी, उत्तर प्रांत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है क्वेश्चन आपका, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर के द्वारा। ये 50 का बी.डी. सावरकर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कहते हैं कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के बाद पील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 64वीं पीढ़ी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, या शरत चंद्र चटर्जी, या रविन्द्रनाथ ठाकुर? तो बी है आपका शरत चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। कौन थे? नहीं, दीनबंधु मित्र होंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह है रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता की पूरी तरह खत्म कर दिया।
दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली रकम विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। कहता है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है? खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मड़िहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका कोई स्पष्ट आंसर आयोग ने नहीं दिया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प से कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32, संताल विद्रोह 1855 क्वेश्चन पूछता है, तथा मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, लेकिन उसमें 1895 एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसका विकल्प जो है 1895 में निकटतम है, इसीलिए इसको मान लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उलगुनान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। अब चलिए, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो कौन था? सिद्धू, बुढ़ा भगत, बिरसा मुंडा या शंभुदान? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम जिला में। खोज विद्रोह हुआ था कब? 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ है। देखते हैं डिटेल्स इसका। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 में तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति समाप्त व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड रिटन ने अपनाई थी। 1876 ईस्वी में लॉर्ड रिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण नेता
की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपर ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मित्रों 79 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। एक स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो ये होगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किरदारों के अधिकारों का बंगाल किरदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, या शिशि कुमार घोष? तो शिशि कुमार घोष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? किस वर्ग को किया था आकर्षित? ठीक है, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय और उदारवाद। सिर्फ निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं किया था। ठीक है, 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसलिए जहां एक ओर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म के केशववादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और प्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन होगा 89 आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब? तो इसका तो कोई आंसर नहीं दिया गया है, फिर भी इसको थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। क्योंकि इस 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। इसमें 1828 दिया नहीं है, इसमें 1827 है, 29 है, 43 है, 31 है। क्वेश्चन ये आपका डिटेल्स का था कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन को उत्तम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो 1828 में की गई थी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने किया था। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को 1862 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया।
इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत रचना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से